इस मुल्क की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली खास बात तो है इस मुल्क की ग्रीनरी। ये मुल्क इतना ग्रीन है, इतना हरा-भरा है, इतना क्लाइमेट फ्रेंडली है कि आपको इस मुल्क के झंडे पर भी पक्का बना हुआ नज़र आएगा। फिर इस मुल्क की बाउंड्रीज़, सरहदें बहुत बड़ी हैं इस मुल्क की, लेकिन वहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई दीवार नज़र नहीं आएगी। ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर जब कोई इलेक्शन हारता है, तो वो उम्मीदवार अपने वोटर्स से, अपने सपोर्टर्स से माफ़ी माँगता है। ये मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर मल्टीकल्चरलिज़्म इनकी सबसे बड़ी वैल्यू है। मल्टीकल्चरलिज़्म को इन्होंने कानूनी हैसियत दी है और कानूनी तौर पर अपनाया है। यहाँ पर वोट सिर्फ़ लोगों की राय नहीं है, यहाँ पर वोट इन तमाम लोगों के ख़्वाब हैं, इन तमाम लोगों का जज़्बा है। और इस मुल्क का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर जो इलेक्शन का निज़ाम राइज है, पहले उसको समझना पड़ेगा। वैसे तो कनाडा एक पार्लिमानी जमहूरियत है, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर बादशाह भी राज करता है। भले ही मुल्क का रस्मी सरबरा सही, लेकिन यहाँ आज भी बादशाहत है। और बादशाह कौन? बरतानिया वाले किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स का नुमाइंदा गवर्नर जनरल की हैसियत से सरबराह मुमलिकत के फराइज सरअंजाम देता है। अब ये जो बादशाहत का निज़ाम है, 1956 तक पाकिस्तान में भी यही निज़ाम राइज था। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होती है कि 1956 तक, 1947 से, पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर 1956 तक पाकिस्तान भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था और वहाँ पर आईनी तौर पर बादशाह की हुकूमत थी। पहले बादशाह जॉर्ज और फिर उसके बाद मलिका एलिज़ाबेथ। और जो गवर्नर जनरल्स थे, वो इनके नुमाइंदों की हैसियत से यहाँ पर काम करते थे। जैसा कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, फिर सर गुलाम हुसैन और फिर इस्कंदर मिर्ज़ा, ये सब गवर्नर जनरल थे। अब आईनी तौर पर तो इनको मुल्क चलाने का मुकम्मल इख्तियार था, लेकिन सिंबॉलिकली ये बादशाह के नुमाइंदे होते थे। 1956 में फिर पाकिस्तान से ये निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। कनाडा का मामला ये है कि कनाडा में अभी तक यही निज़ाम चल रहा है और बादशाह ही हुक्मरान कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन असल जो इख्तियारात होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स की हिमायत से मुल्क पर हुकूमत करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 343 सीटें हैं। हर सीट एक मखसूस इलाके की नुमाइंदगी करती है। इन इलाकों को पाकिस्तान में हल्का कहते हैं और कनाडा में इन्हें राइडिंग कहा जाता है। जब लोग वोट देते हैं तो वो अपने मुकामी एमपी यानी रुकने पार्लियामेंट के लिए वोट देते हैं। जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है वो हुकूमत बनाती है। 343 के हिसाब से अगर किसी पार्टी को 172 या उससे ज्यादा सीटें मिलें तो ये अक्सरियती हुकूमत होगी। इसका मतलब ये है कि उन्हें कानून साजी करने में किसी और पार्टी की मदद दरकार नहीं होगी। अगर सीटें 172 से कम हों तो फिर ये अक़लियती हुकूमत होगी। ऐसे में किसी भी कानून की मंजूरी के लिए हुकूमत को बाकी जमातों पर इन्हिसार करना होगा। मुख्तसरन ये कि कनाडा का निज़ाम पाकिस्तानी पार्लिमानी निज़ाम से काफ़ी मिलता जुलता है। कनाडा में अमूमन इंतखाबात हर 4 साल के बाद होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का भी इनेकाद कराया जा सकता है। अगर वज़ीर आज़म महसूस करे कि उसे नए मैंडेट की ज़रूरत है या कोई ख़ास सूरत हाल दरपेश है तो वो पार्लियामेंट को ख़त्म करके हंगामी इंतखाबात मुनक्किद कर सकता है। गुज़िश्ता 2 सालों को अगर देखा जाए तो उन 2 सालों में जस्टिन ट्रूडो की मकबूलियत में वाज़े कमी हुई और बिलाखिर 2025 के मार्च में जस्टिन ट्रूडो पार्टी की साख बचाने के लिए पार्टी लीडरशिप और वज़ीर आज़म के ओहदे से दस्तबरदार हो गए। ग्राउंड से शुरू करें तो ये इलेक्शंस जो है मार्क कार्नी ने कॉल किए, उससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे। ट्रूडो के साथ इशू क्या हुआ था जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा और मार्क कार्नी को आना पड़ा? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत तो बहुत है, मगर महंगाई कितनी है यहाँ वैसे पे। बिल्कुल लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी एक ख्वाब बन के रह गया है। और ट्रूडो के ऊपर ये इल्ज़ामात, वो आए तो बहुत फैन फेयर से था, मगर वो 10 साल रहा, वो बहुत फैन फेयर से आया था। यंग आदमी, गुड लुकिंग आदमी, अच्छे आइडियाज, मगर वो कहते हैं कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। कि आपकी नीयत चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मगर जब आप रियलिटी में आते हैं तो फिर आप इमिग्रेशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। एक यानी फॉर एग्जांपल 2 सालों में पैंडेमिक के बाद, और पैंडेमिक बहुत एक सिग्निफाइंग मोमेंट था यहाँ पे, कोई 2 मिलियन इंडियंस को इमिग्रेट यानी लेके आए यहाँ पे स्टूडेंट वीजास के ऊपर। जो भी आप जिस तरीके से भी घुसा सकें उनको नौकरियों में घुसाया स्टूडेंट्स को। अम, और फिर उसके बाद कहा कि जी सॉरी, हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम आपको परमानेंट रेजिडेंसी की नहीं लेके जा सकते। तो रिवर्सल्स ऐसी हुई,
इकोनॉमिक सिचुएशन लोगों की बहुत खराब हुई, जो कोविड के दौरान मेजर्स लिए गए थे, फॉर एग्जांपल पाबंदियां लगाई गई थी जो, उसके खिलाफ बहुत बड़ी एक रिएक्शन आई। तो ये सब चीजें थी जो ट्रूडो को इवेंचुअली एक नामुनासिब कैंडिडेट के तौर पे उसको मुस्तरद कर दिया गया। उसकी अपनी पार्टी के अंदर एक रिबेलियन हुआ और फिर हमारे सामने जो है सो है मार्क कार्नी, फिर इंतखाबात हुए पार्टी के अंदर ही, वो सामने आए, डिफरेंट कैरेक्टर्स। जस्टिन ट्रूडो के बाद लिबरल पार्टी के ही मार्क कार्नी वजीर आजम बने और उन्होंने नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। चूंकि कनाडा इस वक्त इक्तसादी मसाइल, महंगाई और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में चैलेंजेस का सामना कर रहा है, वजीर आजम कार्नी एक नए मैंडेट के जरिए इन मसाइल का हल चाहते। कनाडा में वोट डालने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वोटर का कनाडा का शहरी होने के साथ साथ किसी भी सूबे या इलाके में रिहाइश पजीर होना जरूरी है। इसके बाद वोटर की रजिस्ट्रेशन का अमल आता है। वोटर ऑनलाइन वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करा सकता है, मेल के जरिए भी फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा वोटिंग के दिन भी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है, बस शनाख्त साबित करने के लिए किसी सरकारी दस्तावेज का होना लाजिम है। इलेक्शन से पहले कनाडा में हर रजिस्टर्ड वोटर को उसके मेल बॉक्स में ये 2 डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए जाते हैं। अब ये 2 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पहला तो उसके अंदर है ये वोट रजिस्ट्रेशन कार्ड। इस वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर जो भी वोटर है उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है और ये भी बताया होता है कि आपका जो पोलिंग स्टेशन है वो कौन-सा है और इस पोलिंग स्टेशन पर अगर आप किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, यानी अगर आप व्हीलचेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो क्या-क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। दूसरा है ये फेडरल इलेक्शंस की गाइड। अब ये जो गाइड है ये 2 ज़बानों में होती है, एक फ्रेंच और एक अंग्रेज़ी, क्योंकि ज़ाहिर है कनाडा में ये दोनों ज़बानें राइज हैं। इस गाइड के अंदर भी वोटर के लिए मुकम्मल मालूमात होती है कि किस तरीके से वोटिंग का प्रोसेस होगा, किस तरीके से जो वोटर कार्ड है वो इस्तेमाल किया जाएगा, कौन-कौन सी आईडीज़ जो हैं वो लेके जानी होगी और एडवांस वोटिंग कब और कहाँ हो रही है वगैरह, वगैरह। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हर रजिस्टर्ड वोटर को हुकूमत की तरफ से भिजवा दिए जाते हैं ताकि वोटिंग का प्रोसेस जो है वो उसके लिए आसान हो जाए। इसके बाद आता है पोलिंग डे, वोट डालने का दिन। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते ही वोटर को अपनी शनाख्त की तस्दीक करना होगी, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी दूसरे सरकारी शनाख्ती दस्तावेज के जरिए वो अपना वोट रजिस्टर करा सकेगा। इसके बाद वोटर को बैलेट पेपर दिया जाएगा जिस पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के नाम और उनकी जमातें दर्ज होंगी। वोटर को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने एक निशान लगाना होगा। बैलेट को खुफिया जगह पर भरने की इजाजत दी जाती है ताकि वोट महफूज रहे। फिर इसे बैलेट बॉक्स या फिर खुदकार मशीनों में डाला जाएगा। एक और बड़ी डिफरेंस जो कि पाकिस्तान के इलेक्शंस और कनाडा के इलेक्शंस में है, वो है इनका अर्ली वोटिंग का प्रोसेस। यानी कि इलेक्शन जो है वो है 28 अप्रैल को, लेकिन अगर आप 28 अप्रैल को इलेक्शन में वोट डालने नहीं जा सकते, किसी भी काम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से, तो आपके लिए अर्ली वोटिंग का प्रोसेस जो है उसका यहाँ पर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है एक, और जो वोटिंग बूथ्स है वो यहाँ पर बना दिए जाते हैं, अनाउंस कर दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं, या अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बुजुर्ग हैं और या आप बीमार हैं, तो आपके लिए ये एक पूरा अर्ली वोटिंग का प्रोसेस है। उसके पोलिंग बूथ्स बना दिए जाते हैं यहाँ पर और आप वहाँ जाकर अर्ली वोटिंग कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले आप अपना वोट कास्ट कर देते हैं। अब ये देखें ये कितना एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि वो इलेक्शन वाले दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, वैसे तो ज़ाहिर है छुट्टी होती है, लेकिन मिसाल के तौर पर मीडिया वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले लोग हैं, वो उन लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाता है कभी-कभी कि वो अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करें कि वो वोट भी डालें और अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम दें। तो जो अर्ली वोटिंग है वो उस पूरी सूरत हाल में बड़ी काम आ जाती है। तो ये जो अर्ली वोटिंग का सिस्टम है, ये यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं। ये पोलिंग बूथ जो है ये आप देख रहे हैं, अब इसके अंदर नहीं जा सकते हम, क्योंकि ज़ाहिर है जो इलेक्शन एक्ट है कनाडा का वो अलाउ नहीं करता है कि पोलिंग बूथ के अंदर जो है वो हम जाकर ये प्रोसेस दिखा सकें। तो इसीलिए बाहर से ही ये मैंने आपको दिखा दिया।
इंतखाबात के बाद मरहला आता है वोटों की गिनती का। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अमला बैलेट को गिनता है, नताइज मुरक्कब करता है। नताइज को इब्तदाई तौर पर मकामी सतह पर तैयार किया जाता है और फिर मरकजी इलेक्शन ऑफिस को भेजा जाता है, जहां पर हतमी नताइज का ऐलान होता है। कनाडा में वोटिंग के अमल की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन और निगरानी के निज़ाम मौजूद है। इलेक्शन कनाडा एक खुद मुख्तार इदारा है जो कि इंतखाबात की निगरानी करता है। मुबसरीन और गैर जानिबदार एजेंसियों की मौजूदगी इस बात को यकीनी बनाती है कि इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ हो। अब जैसे अभी हमने बात की, आपने दिखाया कि भाई ये है सेल फोन के ऊपर गेम चल रहा है, हमें ज़ाहिर है वो जो जलसे और बैनर और पोस्टर तो नजर नहीं आ रहे। वो तो आपको पाकिस्तान में भी नजर नहीं आ रहे, वहां पे तो आपको बैंगन मूली के ऊपर आपने वो किए झंडे, आपने तो साइन भी छीन लिए वहां पे, कंप्लीटली कंप्लीटली आपने गायब कर दिया ना वहां पे, तो आपको वहां पे भी यही गेम है सारा। यही गेम है और क्या। यहाँ पर नहीं होता कोई आरटीएस बैठने वाला सिस्टम, यहाँ पर नहीं होता कोई रिजल्ट रुकने वाला सिस्टम, को कैसी चीज नहीं है। आई थिंक ये कनाडा की ब्यूटी है, यहाँ पे राइट्स बहुत गारंटीड हैं लोगों की हर लेवल के ऊपर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपका रैंक या ग्रेड या वो डिफरेंट हो सकता है, मगर जो कैपेसिटी है उस एक मुलाजिम के अंदर अपनी आवाज उठाने की, वो सेम है सबके लिए। वो बहुत, यहाँ तक कि वोटर टर्न आउट यहाँ पे कम होता है हाँ, निस्बतन। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत हुआ था इस बार, हमने देखा ईरान फॉर एग्जांपल 87%, पाकिस्तान ने कितना था 53% था, 50, यहाँ पे मेरे ख्याल से 25-30% वोटर टर्न आउट होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वोट नहीं करते, बहुत एजेड पॉपुलेशन भी है, उसके अलावा इमिग्रेंट्स भी मौजूद हैं। तो मे बी जैसे इस शहर की वैंकूवर की आबादी कितनी होगी, आप अंदाजा लगाएं। ओवरऑल तो मैंने देखा 4 करोड़ की आबादी कनाडा की, मैं तो परेशान हो गया कि कराची 3 करोड़ पर पका हुआ है। सर ये कनाडा के 4 करोड़ एग्जैक्टली। ये तो ये स्केल बताना लोगों को थोड़ा जरा मुश्किल होता है कि आप जब ऐसे बात कर रहे होते हैं कि 4, और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लैंड मास वाइज आफ्टर रशिया के बाद बिल्कुल। ये मुल्क है। कराची वालों को समझ में आ जाएगा कि अगर आपका जो शहर है उससे कंपेयर किया जाए तो आप 3 करोड़ पर हैं, ये पूरा मुल्क जो है ये 4 करोड़ पर है। 2025 के इलेक्शंस में 4 अहम जमातें हिस्सा ले रही हैं: लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव्स, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्लॉक क्यूबिकॉइस। लिबरल पार्टी सन 2015 से इक़्तिदार में है, जब पहली मर्तबा जस्टिन ट्रूडो वजीर आज़म बने थे, और अब जब 2025 के इंतखाबात का ऐलान करके असेंबली को डिसॉल्व किया गया तो उस वक्त लिबरल पार्टी के पास असेंबली में 153 सीटें थी। कंजर्वेटिव पार्टी ऑपोजिशन में है, उसके पास 120 सीटें थी। ब्लॉक क्यूबिकॉइस, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ क्यूबेक सूबे में अपने उम्मीदवार खड़े करती है। इस पार्टी के पास 33 सीटें थी। उसके बाद आती है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी सीटों की तादाद थी 24। ग्रीन पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें थी। वैसे तो ये तमाम जमातें और इनके अलावा और भी जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, लेकिन असल मुकाबला है लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान, यानी मार्क कार्नी और पियर पोलिवर हैं एक दूसरे के आमने सामने।